हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो उसका सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसमें दो कहानियां हैं, है ना। और ये उन बच्चों से संबंधित हैं जो बच्चे अपने बचपन में जो उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा उन्हें किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाती है। तो जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें एक बच्चा है जिसका नाम है साहिब, है ना। और जो सेकंड स्टोरी है उसमें एक दूसरा बच्चा है, उसका नाम है मुकेश, है ना। तो ये बहुत ही प्यारी कहानी है दो, और जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि समाज का अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने, है ना, जो मूल अधिकार हैं और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे वंचित हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करेंगी। तो ये जो इन दोनों कहानियों की लेखिका हैं अनीस जंग, है ना। ये लेडी राइटर हैं और इनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ, है ना, उड़ीसा में। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपन बिताया, एंड अडोलसेंस, और अपना जो किशोरावस्था बिताई उन्होंने कहाँ पे, हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। जो अनीस जंग है इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, हैदराबाद से और अमेरिका से। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता दोनों ही क्या थे, लेखक थे, ठीक है। तो बचपन से ही इन्हें ऐसा वातावरण मिला। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, अनीस जंग ने भारत में अपना जो कैरियर है वो एक लेखिका के रूप में शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड। तो ये अनीस जंग जो हैं ये संपादक रही हैं और स्तंभकार रही हैं, जो कॉलम लिखते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, भारत के न्यूज़पेपर्स और विदेशों के न्यूज़पेपर्स। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने कई सारी क्या लिखी हैं, किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश, है ना। तो उनकी एक किताब है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, है ना। उसमें से ये दो छोटी छोटी कहानियां ली गई हैं। हेयर सी एनालाइजेस, यहाँ पर वो विश्लेषण करती हैं द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, है ना, एक ऐसी गरीबी जो पीस के चकनाचूर कर देती है, ग्राइंड कर देती है, पीस देती है, कचूमर निकाल देती है। एंड ट्रेडिशंस, और ऐसी ट्रेडिशंस, ऐसी परंपराएं विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इन बच्चों को एक शोषण भरी जिंदगी जीने पे क्या करती हैं, विवश करती हैं। तो ये चीज़ हम इस कहानी में, इन दोनों कहानियों में पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, है ना। कभी कभी मुझे मिल जाता है 1 रुपया कूड़े में। गार्बेज आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे जो होते हैं जो कूड़ा जो बीनते हैं, आप सुबह सुबह अगर आप कभी देखेंगे तो उनके पीछे क्या एक झोला लटका रहता है, एक प्लास्टिक की बहुत बड़ा एक जो है ना बहुत बड़ा बैग लटका रहता है, उन्हीं के बराबर लंबाई का, है ना। और उसमें वो प्लास्टिक का सामान और जो भी सामान मार्केट में क्या हो सकता है, बिक सकता है, वो सामान वो उसमें बीनते हैं उस कचरे में से। अब आप सोचो उस कचरे में इतनी स्मेल आती है कि आप 1 मिनट भी नहीं टिक सकते, लेकिन वो बच्चे बेचारे उस कचरे में से, है ना, उन चीज़ों को जिनसे कि उनका जीवन यापन हो सके उन चीज़ों को बीनने पे मजबूर होते हैं। तो कितनी पैथेटिक लाइफ उन बच्चों की होती है। तो ये एक बच्चा है जिसका नाम है साहिब। तो ये इसका इसी के ये टाइटल रखा गया है इस स्टोरी का कि कभी कभी मुझे उस गार्बेज में से 1 रुपया मिल जाता है। तो ये लेखिका और वो जो बच्चा है साहिब, उसके बीच में संवाद है ये। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब। तो ये आई कौन है बताओ, अनीस जंग। तो ये कहती हैं कि तुम ये क्यों करते हो। मैंने साहिब से पूछा, होम आई एनकाउंटर एवरी डे मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, है ना, जो कि जिससे मेरा सामना होता है। एनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना होना। तो उस बच्चे से, साहिब से अनीस जंग का क्या होता है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह उससे उसका सामना होता है, जो कि सर्च कर रहा होता है। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढ रहा होता है गोल्ड को
इन द गार्बेज डंप्स, है ना। अब देखो ये गोल्ड का मतलब क्या है, गोल्ड का मतलब है वो सब चीजें जो कि क्या हो सकती हैं, बिक सकती हैं, कबाड़ी वाले के यहाँ बिक सकती हैं, ठीक है ना। किसमें से, मेरे पड़ोस में से जो गार्बेज के डंप्स हैं, है ना, कूड़े के जो ढेर हैं, उनमें से वो बीनता रहता है, चुनता रहता है, छांटता रहता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना जो पुश्तैनी घर था वो बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, अब उसका गांव कहाँ पे था, है ना, ढाका के हरे भरे जो क्षेत्र है, हरे भरे जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनके मध्य उसका गांव स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और अब तो उसको अपने घर की दूर तक भी याद नहीं है ना, यानी उसको बिल्कुल भी अपने घर की याद नहीं है, अर्थात वो लोग बहुत पहले वहां से ढाका से यहाँ आ गए थे विस्थापित होकर। तो ये पार्टीशन के टाइम की बात है ना, जब बांग्लादेश, है ना, पहले क्या था, पाकिस्तान के अंदर ही था बांग्लादेश, है ना। जब बांग्लादेश अलग कंट्री बना तो उस समय बहुत सारे लोग बांग्लादेश से विस्थापित होकर कहाँ आ गए थे, इंडिया आ गए थे, ठीक है ना। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पे क्या था, ढाका, है ना, समुद्र के किनारे है ये। दैट स्वेप्ट अवे, बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, आंधी तूफान आते थे जो बहा ले जाते थे देयर फील्ड्स, उनके खेतों की फसलों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ ने उसे बताया। दैट इज वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट, उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटीज वेयर ही नाउ लिव्स, है ना। यही कारण है कि उन्होंने अपना वो घर जो था ना, वो जो जगह थी पैतृक, जो उनका गांव था, वो छोड़ दिया और वो यहाँ इस बड़े शहर में आ गए। किसको ढूंढने के लिए, गोल्ड को ढूंढने के लिए। तो गोल्ड का मतलब क्या है, जीवनचर्या की वस्तुएं ढूंढने के लिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, दूर देखते हुए वह कहता है, बुदबुदाता है, मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब है बिना सोचे विचारे मैंने कह दिया, स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन मुझे तुरंत रियलाइज हो गया था, महसूस हो गया था कि हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि ये जो मैंने सलाह तो दे दी इसको, लेकिन ये सलाह कितनी खोखली है, इसका एहसास, अंदाजा मुझे हो गया था। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, When they build one, I will go, साहिब बोला कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल है ही नहीं, जब बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा पढ़ने के लिए। If I start a school, will you come? अब अनीस जंग ने क्या कहा उसे कि अगर मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आ जाओगे पढ़ने के लिए। I ask half joking, मैंने आधा हंसते हुए मजाक करते हुए कहा। Yes, he says, उसने कहा हाँ, स्माइलिंग ब्रोडली, है ना, बड़ी सी मुस्कुराहट फैलाते हुए उसने कहा हाँ मैं आ जाऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरी ओर दौड़ के आ रहा है। इज यूर स्कूल रेडी, और उसने आते ही क्या पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा अरे भाई स्कूल बनने में समय लगता है। एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, और मुझे क्या हो रही थी, थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, लेखिका कह रही है मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने एक प्रॉमिस कर दिया था, दैट वाज नॉट मीट, जिसका कि मेरा कोई वास्ता नहीं था, मैं चाहती नहीं थी वहाँ स्कूल खोलना, बस मैंने ऐसे ही मुंह में से मेरे निकल गया था, तो इसलिए वो शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर इन हिज ब्लीक वर्ल्ड, है ना, लेकिन जैसा जो प्रॉमिस मैंने किया था, है ना, ऐसे प्रॉमिस इस ब्लीक वर्ल्ड में, है ना, ब्लीक का मतलब होता है ये जो संसार है इसे बहुत ही क्या कहा गया है, मिजरेबल कहा गया है। इस दुख भरे संसार में, नीरस संसार में ऐसे वादों से उसका पाला हर जगह पड़ता था, एवरी कॉर्नर, हर जगह उससे ऐसे वादों का उसे सामना करना पड़ता था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, है ना, मैंने उससे, जब महीनों तक उससे मुलाकात होती रही, मैंने उसका नाम पूछा, उसने बताया साहिब ए आलम, मेरा नाम साहिब ए आलम है।
ही अनाउंसेज, उसने बताया, घोषणा की उसने कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे पता भी नहीं था कि इसका क्या अर्थ होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इसका अर्थ पता होता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और इसका अर्थ होता क्या है, साहिब ए आलम, आलम का मतलब होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, और साहिब यानी मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का ईश्वर, मालिक, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे बड़ी मुश्किल से ही इस चीज के ऊपर विश्वास होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस चीज की बिना परवाह किए या इससे बेखबर कि उसके अर्थ का, उसके नाम का क्या अर्थ है, इस बात से बेखबर, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और उसके फ्रेंड्स कौन हैं, उनकी एक आर्मी है ना, उनका एक झुंड है, और वो बच्चे कैसे हैं, बेयरफुट हैं, है ना, नंगे पैर रहते हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह सुबह पक्षियों की तरह प्रकट हो जाते हैं, सुबह चहचहाने वाले पक्षियों की तरह प्रकट हो जाते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तब तक कूड़ा बीन के उसमें से और वो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, इन महीनों के दौरान मैं उनमें से हर एक को पहचानने लग गई थी। लेखिका ऐसा बोल रही हैं। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा, अरे भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रखी। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने बड़ी सरलता से आंसर दिया, मेरी मम्मी उनको ऊपर से उतारती नहीं है ना, ऊपर रख रखी है मेरी मम्मी ने टांड के ऊपर, वहां से उतारती नहीं है, मैं कैसे उतारूं ऐसा उसने उत्तर दे दिया। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर, दूसरा बोला पास में ही खड़ा, पोल खोल दी उसने, अगर इसकी मम्मी उतार भी देगी ना ऊपर से तो ये पहनेगा नहीं, फेंक देगा उनको। हु इज वियरिंग शूज, जिसने, और ये कौन बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है जिसने जूते पहन रखे हैं, दैट डू नॉट मैच, जो कि उसको मैचिंग के नहीं है, अर्थात वो कहाँ से मिले हैं, उसे उस कूड़ेदान में से मिले हैं, या किसी ने उसे दिए हैं फटे पुराने जूते। When I comment on it, जब मैं इसके ऊपर कुछ कहती हूँ, he shuffles his feet, है ना, when I comment on it, तो वो उसके जूतों पर, जब मैंने जूतों के बारे में मैंने कुछ कहा तो वो अपने पैरों को घसीटने लग जाता है ना, रगड़ के चलता है वो अपने पैरों को, जैसे होता है ना जमीन पर घिसट के चलते हैं बच्चे कुछ चप्पलों को, जूतों को, है ना, और वो कुछ कहता नहीं है। I want shoes, says a third boy, और तीसरा लड़का क्या बोला, मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसे कि अपने जीवन में एक जोड़ी जूता नसीब नहीं हुआ था। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot, इस देश में भ्रमण करने के दौरान, इस देश में यात्राएं करने के दौरान मैंने देखा है कि बच्चे नंगे पैर ही घूमते हैं। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर, गांव के जो रास्ते होते हैं पैदल रास्ते, उन पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन, अब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा है नहीं, कुछ लोगों के पास पैसा होता भी है, लेकिन उन्होंने क्या बना रखी है, ये ट्रेडिशन बना रखी है, ऐसी परंपरा बना रखी है, टू स्टे बेयरफुट, कि भाई हमें तो नंगे पैर ही रहना है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, और यही उनकी क्या है, सफाई है ना, ये जब कोई पूछता है तो इस अपनी सफाई में वो ऐसा बोलते हैं कि हमारी तो ये परंपरा है नंगे रहने की। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, है ना, लेखिका कह रही है कि मैं सोचती हूँ इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या ये एक एक्सक्यूज है ना, टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए, बताने के लिए कि ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि वो लोग एक गरीबी की परपेचुअल स्टेट में हैं, कंटिन्यूअस स्टेट में हैं, है ना, एक ऐसी गरीबी से वो घिरे हुए हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, अब लेखिका कह रही है कि मुझे एक कहानी याद है, ए मैन फ्रॉम उडीपी, है ना, उडीपी कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है ना, वंस टोल्ड मी, जिसने एक बार मुझे बताया था, एज ए यंग बॉय, जब वो एक लड़का था, बच्चा था,
ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के आगे से गुजर के। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, है ना, और उस मंदिर, जिस मंदिर के सामने से वो गुजर के स्कूल जाता था, उस मंदिर में उसके फादर जो क्या थे, वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो जो बच्चा था वो उस टेम्पल के आगे थोड़ी देर के लिए रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वो देवी माँ से क्या मांगता था, वो एक जोड़ी जूता मांगता था। यद्यपि उसके फादर अंदर क्या थे बताओ, उसमें पुजारी थे। 30 years लेटर, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, है ना, मैंने उसके इस कस्बे को विजिट किया। एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल को विजिट किया। विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब एक तरह से नीरस, है ना, निर्जन हो गया था, है ना, अर्थात वहाँ अब जो है ना लोगों का आना जाना इतना नहीं है। पहले उस समय वो क्या हुआ करता था, बहुत ही आबाद हुआ करता था, बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते थे। अब वहाँ इतने लोग नहीं आते हैं, है ना, वो एक तरह से एक एयर ऑफ डिसोलेशन में डूब गया है। डिसोलेशन का मतलब होता है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वीरान, है ना, निर्जन ऐसा स्थान। इन द बैकयार्ड, है ना, अब वो जो मंदिर है उसके पीछे के हिस्से में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर कि नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई हैं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक लड़का जिसने कैसी ड्रेस पहन रखी है, ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और उसने मोजे और जूते भी पहन रखे हैं। अराइव्ड पांटिंग, वो हाँफता हुआ आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और वो एक फोल्डिंग बेड के ऊपर, एक ऐसा पलंग जो मुड़ जाता है, फोल्डिंग बिस्तर वो होता है ना, पलंग जो होता है जिसको हम तोड़ देते हैं बीच में से, है ना, फोल्ड करके रख लेते हैं, समेट देते हैं ना, और वो स्कूल बैग को उस फोल्डिंग बेड पे पटक देता है। तो ये उसी मंदिर की बात हो रही है जिस मंदिर में एक बच्चे के पापा क्या थे, पुजारी थे, है ना, और वो बच्चे के पास जूते नहीं थे, और वो उस मंदिर में जो मूर्ति थी देवी माँ की, उससे वो बच्चा रोजाना स्कूल जाता था। उस समय वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता था और देवी माँ से प्रार्थना करता, हे माँ आप मुझे जूते दे दीजिए। अब लेखिका बता रही है कि देखो समय कितना परिवर्तनशील है ना, कहाँ तो वो पुजारी था, उसका बच्चा के लिए जूते भी नसीब नहीं थे, और आज 30 वर्ष बाद वही मंदिर है ना। यद्यपि वो मंदिर अब कैसा रहा, अब कैसा है, इतना आबाद नहीं है जैसा पहले था, लेकिन क्या है, उसका जो पुजारी है वो समृद्ध है ना। वो जो लड़का है, वो जो अभी आया है हाँफता हुआ, जिसने बेड के ऊपर क्या पटक दिया है, अपना जो बैग है वो पटक दिया है, स्कूल बैग, तो वो उस पुजारी का ही बच्चा है अर्थात, और उसने जूते मोजे पहन रखे हैं, अर्थात क्या आई है, समृद्धि आई है। कुछ लोगों के पास समृद्धि आई है, लोग इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। किन चीज़ों में, धर्म के प्रति लोगों में ज़्यादा आस्था आने लगी है, लोग मंदिरों में ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाने लगे हैं। तो लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, है ना। अब उस बच्चे को देखते हुए मुझे याद आ गया उस बच्चे की प्रार्थना, है ना, जो देवी माँ को करता था। व्हेन ही हैड फाइनली, है ना, गॉट ए पेयर ऑफ शूज, और जब उस बच्चे को लास्ट में, अंत में, उस पुजारी के बच्चे को जब लास्ट में जूते मिल भी गए थे, तो पता है वो क्या प्रार्थना करता था उसके बाद भगवान देवी माँ से, लेट मी नेवर लूज देम, कि हे देवी माँ मुझ पे इतनी कृपा करना कि ये कहीं खो नहीं जाए मेरे से, ये मेरे जूते। तो उसके लिए जीवन में वो जूते कितने इंपॉर्टेंट थे। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी माँ ने उसकी प्रेयर को क्या कर लिया था, सुन लिया था, है ना, और उसको आशीर्वाद दे दिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, है ना, लेखिका कह रही हैं कि छोटे बच्चे जो कि अब वाला जो पुजारी है उसके जो बच्चे हैं वो क्या पहनते हैं, जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, है ना, और ये जो कूड़े बीनने वाले होते हैं इनको रैग पिकर कहा जाता है ना, रैग पिकर, रैग और पिक यानी उठाना, रैग यानी जो भी कोई टूटी फूटी गली सड़ी चीज होती हैं उनको। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, है ना, लेखिका कह रही है कि एक तरफ तो ऐसा वर्ग है
है ना, जिसके पास पैसा है और सब सुख सुविधाएं जिनके पास हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जैसा कि मेरे पड़ोस में रहते हैं ये रैग पिकर्स के बच्चे, जो हमेशा अपने जीवन में कैसे रहते हैं, शूलेस रहते हैं, अर्थात इनको जूते नसीब नहीं होते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, है ना। अब लेखिका कह रही है कि मेरी ये जो जान पहचान थी, एक्वेंटेंस का मतलब मेरी जो जान पहचान हो गई थी इन नंगे पैर वाले कचरा बीनने वाले बच्चों से, ये जान पहचान मुझे कहाँ ले जाती है, सीमापुरी में ले जाती है। अर्थात वो बच्चे कहाँ रहते थे, सीमापुरी में रहते थे। ए प्लेस, और ये एक ऐसा स्थान था ऑन द पेरीफेरी ऑफ द दिल्ली, जो कि दिल्ली की क्या था, परिधि पे था, अर्थात जो मेन सिटी है उससे क्या था, ये बहुत दूर था, है ना। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, है ना। अब ये नाम तो भले ही क्या था इसका कि दिल्ली में है, लेकिन था दिल्ली से क्या, ये बहुत दूर, है ना। मेटाफोरिकली मतलब कहने के लिए तो क्या है, ये स्थान सीमापुरी दिल्ली में आता है, लेकिन था कहाँ, ये दिल्ली की पेरीफेरी पे था, अर्थात आउटस्कर्ट्स में था दिल्ली की में, अर्थात दिल्ली जो मेन सिटी है उससे बहुत दूर था। Those who live here, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो लोग कौन हैं, वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स का मतलब होता है जो अनाधिकृत रूप से कब्जा करके रहते हैं, है ना, जो अनाधिकृत रूप से क्या रहते हैं, कब्जा करके रहते हैं, वो लोग यहाँ रहते थे। Who came from बांग्लादेश बैक इन 1971, तो देखो ये वही पाकिस्तान का विभाजन 1971 में हुआ था, है ना, तो ये बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमोंग देम, और जो साहिब का परिवार है वो भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, जब वो लोग आए थे उस समय ये जो सीमापुरी का स्थान है ये टोटली बंजर था, है ना, निर्जन था, यहाँ पे कोई नहीं रहता था और बिल्कुल अनकल्टिवेटेड अनफर्टाइल लैंड यहाँ पे थी, ऊसर भूमि थी। इट स्टिल इज, हालांकि ये भूमि अभी भी ऐसी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। पहले तो क्या था, निर्जन था, लेकिन अब यहाँ इन लोगों की बस्तियां बस गई हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, है ना, मड का मतलब होता है वैसे कीचड़, लेकिन यहाँ पे क्या है, कच्चे मकान, ठीक है ना। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन, है ना, कच्चे मकान क्या, झोपड़ियाँ मान लो आप, जिनकी छतें किसकी हैं, टिन की हैं। एंड टारपोलिन, और तिरपाल जो होती है ना, प्लास्टिक की जो तिरपाल होती है वो डली हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, जिनमें क्या क्या नहीं है, डिवॉइड का मतलब है रहित हैं, किस किस से, वो सीवेज नहीं है, है ना, जो सीवर लाइन होती है वो नहीं है, ड्रेनेज नालियाँ नहीं हैं, और रनिंग वाटर, और ना ही पीने का पानी का नल है वहाँ पर। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे इस सीमापुरी के एरिया में 10,000 किनके परिवार रहते हैं, कचरा बीनने वालों के परिवार रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये लोग यहाँ पे 30 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। कितने वर्ष से, 30 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, है ना, और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी है ना, इनका कोई आइडेंटिटी नहीं बनी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई पहचान पत्र जैसे होते हैं ना, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, वोटर आईडी कार्ड या आधार मान लो आप, आइडेंटिटी ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। तो इनकी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, है ना, इनके पास परमिट्स नहीं है लेकिन इनके पास क्या है, राशन कार्ड जरूर हैं। दैट गिव देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे कि यानी इन लोगों के पास राशन कार्ड हैं जिससे कि इनका नाम किस में जुड़ गया है, वोटर लिस्ट में जुड़ गया है, वोट डालते हैं ये लोग। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इनको उस राशन कार्ड से क्या मिलता है, अनाज भी मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन द आइडेंटिटी, है ना। अब लेखिका कह रही है कि इन लोगों के लिए आइडेंटिटी कार्ड से ज़्यादा किसका महत्व है, भोजन का महत्व है। आईडी कार्ड मिले चाहे ना मिले लेकिन भोजन मिलना चाहिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, है ना, इफ वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड, अगर हम हमारे परिवार का पेट भर पाते हैं और बिस्तर तक पहुंच जाते हैं अर्थात सो जाते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना पेट दर्द के। अब पेट दर्द का मतलब क्या है, भूखे पेट, है ना, जब भूखा पेट हम सोते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, दर्द होता है ना। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, सेज ए ग्रुप ऑफ वुमेन
in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, है ना। अब इसका मतलब ये है कि एक महिलाओं का समूह है, एक ग्रुप ऑफ वोमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड का मतलब होता है फटी टूटी, है ना। एक फटी टूटी साड़ियाँ पहने हुए एक महिलाओं का समूह है। जब उनसे लेखिका ये प्रश्न करती हैं, क्या प्रश्न करती हैं कि तुम, है ना, अपने हरे भरे खेतों को, है ना, और नदियों के स्थान को, है ना, तुम क्यों छोड़ा तुम लोगों ने, है ना। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट, तो कि तुमने क्यों छोड़ा ब्यूटीफुल लैंड, अपनी सुंदर इस भूमि को, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेतों को, और जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, तुम लोगों ने उस स्थान को क्यों छोड़ा। तब वो कहती हैं कि इफ़ द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, है ना। तो ये कह रही हैं कि अगर हमें, है ना, क्या मिल जाए, इतना भोजन मिल जाए कि हम रात्रि को बिना भूखे, है ना, सो जाएं, तो हम हमारे उन खेतों से क्या हैं, यहाँ पे बेहतर हैं जहाँ हमें कोई ग्रेन नहीं मिलता था, ठीक है ना। ये तो अर्थ कहने का मतलब इसका यही है कि वो जो महिलाओं का ग्रुप है वो कह रहा है, जब लेखिका ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि भाई तुम अपने उस सुंदर सी भूमि को, है ना, जहाँ हरे भरे खेत थे, ठीक है ना, और हरियाली थी और नदियाँ बहती थीं, तुम लोगों ने वो स्थान क्यों छोड़ा। तब वो कह रही हैं कि वहाँ पे खाने, है ना, यानी वो स्थान भले ही हरा भरा था, लेकिन वहाँ क्या नहीं थे, हमारे लिए रोजगार के साधन नहीं थे, हमारा पेट भरना क्या था, बहुत मुश्किल था, ठीक है ना। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर भी उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट लगा लेते हैं, एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और वो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। वो टेंट ही वहाँ पर उनके क्या बन जाते हैं, अस्थायी उनके घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रू अप इन देम, बच्चे इन्हीं टेंट्स में बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन द सर्वाइवल, और वो अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, काम, ये वाला काम करने लग जाते हैं, और वो उनकी जीवनचर्या में हिस्सेदार बन जाते हैं। अर्थात वो लोग भी, पेरेंट्स भी यही काम करते हैं और बच्चे भी यही काम करने लग जाते हैं, जिससे कि पेरेंट्स को क्या हो सके, आर्थिक मदद हो सके। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और लेखिका कह रही है कि सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का क्या अर्थ है, रैग पिकिंग। उनके पास सर्वाइवल का क्या तरीका है, बस वही कूड़ा बीनना। दो थ्रो द ईयर्स, इन वर्षों के दौरान, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, है ना। अब ये जब इतने वर्षों से ये वाला काम कर रहे हैं ये लोग, तो इन वर्षों के दौरान इन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में इस कला में महारत हासिल कर लिया है। कूड़ा बीनने की, कचरा बीनने की कला में इन्होंने क्या कर लिया है, एक फाइन आर्ट इन्होंने डेवलप कर ली है। इनका हाथ कैसा हो गया है, परफेक्ट हो गया है ना, यानी बहुत जल्दी ये उसमें से काम की चीज़ें ढूंढ लेते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये जो कचरा है यही उनके लिए सोना है, क्योंकि इसी से उनका जीवन यापन हो रहा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, है ना। अब ये लेखिका कह रही हैं कि ये जो गार्बेज में से, कचरे में से गोल्ड बीनने का जो काम है, ये इसी से उन्हें अपना दैनिक ब्रेड मिलती है, रोटी मिलती है रोजाना के लिए, और अपने घर, अपने सिर के ऊपर उन्हें एक छत मिलती है। भले ही ये छत कैसी हो, लीक कर रही हो, टूटी फूटी हो, लेकिन है तो सही जैसी भी है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये रैग पिकिंग का काम जो है, कचरा बीनने का काम है, ये थोड़ा सा अलग है। बच्चे क्या है, उनमें कुछ वो चीज़ें, चमक दमक की चीज़ें कई बार मिल जाती हैं बच्चों को, जो चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी, तो वो उनके लिए बड़ी आकर्षक होती हैं, चार्मिंग होती हैं, चाहे भले ही वो टूटी फूटी जैसी भी हों, है ना। अर्थात कहने का ये है कि जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, है ना, और थोड़ी सी खराब हुई तो उसको फेंक देते हैं कचरे में। तो बच्चों के लिए वही चीज़ क्या होती है, बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, चार्मिंग होती हैं, ये कहना चाह रही हैं लेखिका।
आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है उस कचरे में से, और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, साहिब कहता है अपनी आंखों में रोशनी लिए हुए। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. है ना। तो लेखिका कह रही है कि अगर आपको उस कूड़े के ढेर में से अगर एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो तुम रुकते नहीं हो, है ना। उस कचरा छानने के काम से तुम रुकते नहीं हो, करते ही जाते हो इस आशा में कि तुम्हें और मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो फिर और घंटों तक उसी को बीनते रहते हैं, क्या पता एक और मिल जाए, क्या पता एक और मिल जाए, इस तरह से। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, है ना। कि बच्चों के लिए इस गार्बेज का अर्थ उससे अलग है जो कि किन के लिए है, इनके पेरेंट्स के लिए है। इनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का अलग अर्थ है और उन बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग है। हालांकि उससे पैसे भी मिलते हैं बच्चों को, लेकिन पैसे के अलावा जो अन्य चीज़ें मिलती हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें मिलती हैं, उनसे भी बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ये कहना चाह रही हैं लेखिका। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, है ना। बच्चों के लिए एक तरह से ये आश्चर्य में मिश्रित किया हुआ रैपिंग है ना। एक तरह से होता है ना, कोई गिफ्ट होती है उस पर रैप करा होता है, रैपिंग पेपर से अपन उसको पैक करवा लाते हैं, तो वैसे ही है उस कचरे में से चीज़ों को ढूंढना बच्चों के लिए। फॉर द एल्डर्स, जबकि जो एल्डर्स हैं उनके लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए ये एक जीवन निर्वाह का साधन है कचरा बीनना। One winter morning, I see साहिब standing by the fenced gate. एक जल्दी सुबह, सर्दियों की सुबह, मैं देखती हूँ कि साहिब, है ना, एक फेंसिंग वाले गेट के बाहर खड़ा हुआ है ना। फेंसिंग होती है ना, जाली जो लगी रहती है, उस गेट के बाहर खड़ा हुआ है। ऑफ द नेबरहुड, हमारे पड़ोस का जो एक क्लब था उसमें, है ना, हमारे पड़ोस में क्या था, एक क्लब था, लेखिका बोल रही है। उस क्लब के बाहर क्या था, एक फेंसिंग वाला गेट था, उसके बाहर खड़ा हुआ है साहिब। वॉचिंग 2 यंग मैन, और जो 2 यंग मैन को, 2 बच्चों को देख रहा है वो, ड्रेस्ड इन वाइट, है ना, जो कि जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, और वो बच्चे क्या खेल रहे हैं, है ना, टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, साहिब कहता है मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, और वो हम करता है। हम का मतलब जैसे बोलते हैं ना तो स्पष्ट आवाज़ नहीं होती, जैसे मन ही मन में बोलता है, ऐसे समझ लो आप। जैसे हमिंग नॉइज होती है ना, जैसे कोई क्या नाम है, मधुमक्खी की भिन भिन की आवाज़ होती है, इस तरह से। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, है ना। यद्यपि वो फेंस के पीछे खड़ा खड़ा देखकर भी क्या है, वो उसे इस बात का संतोष है, और वो कह रहा है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और वो कह रहा है कि मैं अंदर चला जाता हूं जब यहां इसमें कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है और कहता है द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, कि इस जो क्लब है इसके जो गेट कीपर हैं वो मुझे, गेट कीपर जो अंकल हैं वो मुझे झूले पे झूलने भी देते हैं। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब ने भी टेनिस के कपड़े, टेनिस के क्या पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं, टेनिस शूज पहन रखे हैं, तो ना सिर्फ कपड़े वाले शूज होते हैं वाइट कलर के जो टेनिस खेलते समय लोग पहनते हैं, उस तरह से टेनिस शूज पहन रखे हैं, जो कि बड़े विचित्र लग रहे हैं। किसके ऊपर, उसकी डिसकलर्ड शर्ट, एक ऐसी शर्ट है जिसका रंग उतर गया है, और ऐसा ही उसने नेकर पहन रखा है जो कैसा है, वो भी फीका पड़ गया है। उनके ऊपर यानी फीकी शर्ट और फीके जो उसने नेकर पहन रखा है, उस पर नीचे क्या पहन रखे हैं उसने, पैरों में टेनिस शूज पहन रहे, तो वो बड़े विचित्र लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, और वो कह रहा है किसी व्यक्ति ने ये मुझे दिए हैं। ही सेज, वह कहता है इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, है ना। जब लेखिका उसके टेनिस शूज की तरफ देख रही हैं तो एक तरह से उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, बताने के लिए वो ऐसा बोलता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refuse to wear them because of a hole in one of them does not bother him,
है ना। अब लेखिका कह रही है कि वो जो टेनिस शूज उसने पहन रखे हैं उसमें क्या हो रखा है, छेद हो रखा है एक जूते के अंदर, जो किसी धनवान व्यक्ति के बच्चे ने क्या कर दिए हैं, पहनने से उनको इनकार कर दिया और उसने क्या कर दिए हैं, फेंक दिए हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, वो होल जो है उसके अंदर जो छिद्र हो रखा है, वो साहिब को बॉदर नहीं करता है, साहिब को उससे कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, एक ऐसा बच्चा जो अब तक कैसे घूमा है, नंगे पैर ही घूमा है। इवन शूज विद ए होल इन द ड्रीम, उस बच्चे के लिए भले ही ऐसे शूज, है ना, जिसमें क्या हो रखा हो, छेद हो रखा हो, इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो ये मन की मुराद पूरा होने जैसा है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब जो बच्चा अब तक नंगे पैर घूमा है उसको चाहे भले ही एक जूते में छेद हो रखा है तो हो रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए तो उसका सपना पूरा जैसे होना है। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जिस खेल को वो देख रहा है, टेनिस के खेल को वो जो देख रहा है, सो इंटेंटली, इतनी गहनता से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से पक्का बाहर है, अर्थात वो चीज वो नहीं खेल सकता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब लेखिका बताती हैं कि इस मॉर्निंग, है ना, इस सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है ना, एक डेयरी की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है, कनस्तर का मतलब कैन मान लो आप, ठीक है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, है ना, दूर इशारा करते हुए, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए वो लेखिका को बताता है कि सड़क के उस पार, है ना, मैं अब एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। कितने? मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे भोजन भी मिलता है, नाश्ता मिलता है, दोनों टाइम का भोजन मिलता है। कहाँ पर? इस दुकान पर, चाय की दुकान पर। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें ये काम अब पसंद है जो तुम अभी कर रहे हो चाय की दुकान पर, है ना, कप प्लेट साफ करने का काम, चाय सर्व करने का काम, दूध लाने का काम, है ना, यानी हेल्पर का जो काम है जो तुम ये कर रहे हो, क्या तुम इसे पसंद करते हो? मैंने उससे पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसने जो बेफिक्री थी, उसके पहले उसके चेहरे पे क्या थी? बेफिक्री थी, एक अलमस्तपना था, वो अब उसके चेहरे से नदारद था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब लेखिका कह रही हैं, तुलना कर रही हैं वो इस स्टील के कैनिस्टर में और उस प्लास्टिक के बैग में जिसे वो अपने कंधे पर लटकाकर ले जाता था। तो लेखिका कह रही हैं कि ये जो स्टील का कैनिस्टर है ये उसे उस प्लास्टिक के बैग की तुलना में क्या लग रहा है? बहुत भारी लग रहा है ना, अर्थात वो बच्चा इस काम से खुश नहीं है। द बैग वाज हिज, वो जो बैग था उसका जिसमें वो कचरा बीनता था वो उसका खुद का था, है ना, वो मर्जी आए जब क्या करे बीने, मर्जी आए जब घर चला जाए ना। लेकिन अब क्या हो गया, वो एक दूसरे के अधीन हो गया, इसलिए वो इस चीज से खुश नहीं है। ठीक है ना, तो बैग जो था, जो थैला था कचरा बीनने वाला, वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये जो कैनिस्टर है, कनस्तर है, ये जो टंकी है, ये जो बाल्टी है, ये जो क्या बोल सकते हो आप इसको, कैन जो है ना, ये उस व्यक्ति की है जो कि टी शॉप का क्या है? ओनर है, टी शॉप का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपनी खुद मर्जी का मालिक नहीं है। तो देखो बच्चों, ये कितनी ना वैसी कहानी है ना, दर्द भरी भी कह सकते हो आप, संवेदनाओं भरी भी कह सकते हो, है ना। तो बेटा हमें ईश्वर ने कुछ योग्य बनाया है, पढ़ लिख के अगर हम कुछ योग्य बने तो समाज के जो इस तरह का वर्ग है ना, जो अभिशप्त जीवन जीने को क्या है, मजबूर है, हमें उनकी यथासंभव मदद करनी चाहिए। अब इसके सेकंड पार्ट में एक दूसरा बच्चा है मुकेश, उसकी कहानी है ना, और इस सेकंड पार्ट का नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार,
मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश कहता है मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मालिक खुद बनने के प्रति इंसिस्ट है। इंसिस्ट का मतलब उसने एक तरह से अपने मन में ये ठान रखा है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, गाड़ी रिपेयर करने वाला बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह आंसर देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में सीधे आंखें मिलाते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। अब ये जो बच्चा है मुकेश, ये कहाँ पे रहता है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है फिरोजाबाद, और ये जो फिरोजाबाद है ये चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बैंगल्स जिनको बोलते हैं हम, कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना जिन्हें महिलाएं अपने हाथों में पहनती हैं, ठीक है। तो उसका जो ड्रीम है मुकेश का, लूम्स लाइक मिराज, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक भूल भुलैया है। मिराज का मतलब होता है जैसे अभी कभी आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब आप सड़क पे चल रहे होते हो, है ना, तो थोड़ा सा आगे देखते हो ना, आधा किलोमीटर आगे, तो ऐसे कुछ तपती हुई सी जैसे भाप होती है ना, ऐसे उठती हुई दिखती है ना। तो होता ऐसा ही सेम जंगल के अंदर होता है। जंगल क्या मतलब रेगिस्तान के अंदर होता है कि जो जीव होते हैं, वन्य जीव जो होते हैं, उनको पानी की प्यास लगती है ना। तो वो रेगिस्तान में जब वो आगे देखते हैं तो ऐसा लगता है उनको कि वहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ पानी वास्तव में होता नहीं है ना। तो इसको मृगमरीचिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। भूल भुलैया भी अपन कहते हैं इसको, मिराज बोल देते हैं उसको। तो वो जो उसका मुकेश का जो ड्रीम है वो एक तरह से ये जो फिरोजाबाद जो उसका खुद का कस्बा है, उसकी जो धूल भरी गलियां हैं उनमें एक भूल भुलैया की तरह है। जो फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर परिवार फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियां बनाने के व्यवसाय में लगा हुआ है, एंगेज्ड है, लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, है ना। यह है भारत के चूड़ी उद्योग का। ग्लास ब्लोइंग का मतलब जैसे कांच जो होता है उसको पिघलाते हैं, है ना, और फिर उसमें नलियों के द्वारा हवा भरी जाती है ना, जिससे कि वो उसमें विशेष प्रकार की डिजाइन्स वगैरह ये चीजें डाल देते हैं। तो ये जो फिरोजाबाद है ये भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां पर कि वेयर फैमिलीज हैव, जहां पर कि जो परिवार हैं, हैव स्पेंट जनरेशंस, उन्होंने पीढ़ियां बिता दी हैं अपनी, हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अबाउट फर्नेसेस, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, किस पर काम करते हुए? भट्टियों पर काम करते हुए। उस कांच को पिघलाने की क्या होती हैं? भट्टियां होती हैं। और वेल्डिंग ग्लासेस को वेल्ड करते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में के बहुत सारे परिवारों ने फर्नेसेस के अराउंड, भट्टियों के चारों ओर, है ना, और ग्लास को वेल्ड करते हुए और चूड़ियां बनाते हुए महिलाओं के लिए अपनी जनरेशंस को क्या कर दिया है? बिता दिया है, पीढ़ियां बिता दी हैं। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल, उनमें से कोई नहीं जानता कि ये इलीगल है। एक तो होता है लीगल, एक होता है इलीगल। इलीगल का मतलब गैर कानूनी। उनमें से कोई नहीं जानता कि ये गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, कि उस जैसे बच्चों से, मुकेश जैसे बच्चों से, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, है ना, इन कांच की भट्टियों पर, कांच को पिघलाने की भट्टियों पर बच्चों से काम लेना क्या है? एक गैर कानूनी है। और उन भट्टियों पे क्या होता है? विद हाई टेम्परेचर्स, जिन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में तापमान होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तापमान होता है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी का मतलब होता है बिल्कुल डार्क एंड डल, है ना, अंधेरी, है ना, और बहुत ही ग्लूमी। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना तो हवा होती है शुद्ध और ना ही अच्छी तरह का प्रकाश होता है। दैट द लॉ
इफ एनफोर्स्ड, है ना, कि अगर वो जो कानून है अगर उसको सही ढंग से लागू किया जाए तो कुड गेट हिम, वो उसे एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, अगर इस कानून को, है ना, जो बाल श्रमिक निरोधक जो कानून है, बाल श्रम निरोधक जो कानून है, अगर उसको ढंग से एनफोर्स किया जाए, अच्छी तरह से लागू किया जाए, तो मुकेश और उस जैसे 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां पर कि वो अपने इन दिन के प्रकाश भरे घंटों को, है ना, कठिन परिश्रम करके, स्लॉग का मतलब क्या होता है, वर्किंग हार्ड, है ना, लंबे समय तक काम करके पूरे पूरे दिन के घंटों में, है ना, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर वो इस प्रक्रिया में अपनी आंखों की दृष्टि भी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, अब ये जो मुकेश है ये उस लेखिका को जो है उनको अपने घर ले जा रहा है, तो मुकेश की आंखों में चमक है जब वो आगे आगे चल रहा है मुझे अपने घर ले जाते समय, वॉलंटियर कर रहा है ना। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है, एक तो स्वयं सेवक होता है और दूसरा यहाँ पे क्या है, वो आगे आगे चल रहा है। विच ही प्राउडली सेज, और जिसके बारे में वह गर्वपूर्वक कहता है कि इज बीइंग रीबिल्ट, कि उसे दोबारा से बनाया जा रहा है, अर्थात उसके घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम चलते जाते हैं, है ना, ऐसी गलियों में, लेन्स यानी गलियां जो स्टिंक कर रही, स्टिंक यानी बदबू आ रही है जिनमें, चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कूड़े करकट से भरी पड़ी हैं, पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग वॉल्स का मतलब है ऐसी दीवारें जो बिल्कुल क्या हो चुकी हैं, समय के साथ जर्जर हो चुकी हैं, है ना, और हॉवेल्स का मतलब क्या है, वही जो झोपड़ियां हैं, है ना, या छोटे छोटे जो घर हैं वो, ठीक है ना। वॉबली डोर्स, जिनके दरवाजे कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि अब टूटे वॉबली, ठीक है ना, हिलने वाले, हिल रहे हैं। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज, है ना, और उनमें जो परिवार रह रहे हैं वो क्या है, क्राउडेड हैं, है ना, और ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवल स्टेट, है ना, और उन घरों के अंदर मानव और पशु जो हैं एक साथ, है ना, जैसे पुरातन काल में, प्राचीन काल में जिस तरह से रहते थे उस तरह से रह रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोगों ने घरों में ही क्या है, पशु भी बांध रखे हैं, तो वहीं वो गोबर करते हैं, ना, तो एक तरह से बड़ी पैथेटिक कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह इस तरह के एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। बैंग्स ए बॉबली आयरन डोर, है ना, धक्का मारता है एक हिलते हुए से लोहे के दरवाजे को। विद हिज फुट, अपने पैर से उसमें धड़ाम से ठोकर मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और यानी वो अपने पैर से उस दरवाजे को खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, हम आधे बने हुए एक घर में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। सैक का मतलब है ना, यहाँ पे क्या है, हट है, घट मान लो, है ना, छोटा घर मान लो, झोपड़ी मान लो, कुटिया मान लो, ठीक है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में थैच्ड विद डेड ग्रास, है ना, एक हिस्से में इसके पे छप्पर डला हुआ है। थैच्ड किसको बोलते हैं, जैसे घास फूस होती है ना, घास फूस की छत बना देते हैं, है ना, छप्पर डाल देते हैं, उस तरह का छप्पर डला हुआ है। और उसके अंदर इज ए फायरवुड स्टोव, एक चूल्हा है जिसमें लकड़ी जलाते हैं, फायरवुड स्टोव है। ओवर विच, जिस पर कि सिट्स ए लार्ज वेसल, इस पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसमें क्या पक रही हैं, पालक की पत्तियां पक रही हैं, इसमें पालक क्या हो रहा है, पक रहा है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम के बड़े बड़े प्लेटों में, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेटों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, है ना, काफ़ी अधिक मात्रा में कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल होता है कमजोर, है ना, पतली दुबली, है ना, एक यंग वुमेन, नव युवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का भोजन पका रही है, फॉर होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, है ना, अपनी
धुआं की वजह से आंसू भरी आंखों से, है ना, वो क्या करती है, मुस्कुराती है ना। क्योंकि देखो बेटा, ये जो महिलाएं होती हैं जो बेचारी चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं, तो वो उनकी आंखें हमेशा उनमें क्या होते हैं, आंसू आते रहते हैं उस धुएं की वजह से, है ना। और धीरे 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 समय के साथ उनकी आंखों की दृष्टि क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है ना। बच्चों, मुझे याद है मैं जब बचपन में छोटा सा था ना, तो मेरी माँ है ना, मेरे पिताजी और 5 भाई थे, तो हम उनके लिए, सबके लिए खाना बनाती थी वो। और पहले रोटी भी ज़्यादा खाते थे, है ना, क्योंकि श्रम करते थे पहले वाले लोग, ठीक है ना। एक आदमी तो 10 रोटी खा जाता था। अब सोचो आप, 5 तो मेल मेंबर्स थे, है ना, और महिला थी, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि बहुत सारा, यानी 2-2 3-3 घंटे उन्हें किस पे बिताना पड़ता था, चूल्हे पे रोटियां बनाते समय और वो किस पे बनती थी, वो उस पर क्या नाम है, धुएं वाले चूल्हे पे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ हुआ करती थी उस ज़माने में, और इस वजह से महिलाओं की आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, समय के साथ में गिर जाती है। सी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो किसकी है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज़्यादा उम्र की नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, है ना, वो ज़्यादा उम्र की नहीं है, फिर भी परिवार के अंदर उसने बहू के रूप में इज्जत प्राप्त कर ली है, अर्थात वो परिवार की क्या बन गई है, बहू बन गई है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, परिवार की क्या, डॉटर इन लॉ। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ द 3 मेन, और वो किन की इंचार्ज है, वो 3 आदमियों की। हर हस्बैंड, है ना, इंचार्ज का मतलब क्या है, उनके लिए खाना पकाती है, अपने हस्बैंड के लिए, मुकेश के लिए और उनके फादर के लिए, ठीक है ना, मुकेश और उसके भाई के फादर के लिए। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, है ना, और जब ओल्डर, इसी दौरान क्या होता है, जो मुकेश के फादर हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, घर में प्रवेश कर जाते हैं। सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड, तो वो धीरे से, है ना, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, है ना, जो टूटी दीवार है उसके पीछे की ओर क्या करती है, वो अपने आप को खींच लेती है, सिमट जाती है वो, यानी एक तरह से दीवार के सहारे वो अलग हट जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। व्हील यानी ढक देना, घूंघट। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि परंपरा है वहाँ पर, डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस, जो बहुएं होती हैं उन्हें अपना चेहरा ढकना होता है, बिफोर मेल एल्डर्स, है ना, किसके आगे, जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं, मेल मेंबर्स जो होते हैं, पुरुषों के आगे उन्हें घूंघट काढ़ के रहना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बेंगल मेकर, और इस केस में जो एल्डर मैन कौन है, एक बेंगल मेकर है, मुकेश का फादर है, जो कि कैसा है, एक गरीब, इम्पॉवरिश्ड, एक गरीब बेंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट यानी के बावजूद, है ना, लंबे वर्षों तक हार्ड परिश्रम करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो किसके रूप में, टेलर के रूप में, देन ए बेंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह अपने घर को रिनोवेट करने में क्या हो गया, क्या रहा, असफल रहा, अपने घर की मरम्मत करवाने में क्या रहा, असफल रहा। और हो सकता है अब कौन करवा रहा हो इस रिनोवेशन के काम को, मुकेश का बड़ा भाई करवा रहा हो। और वो किस किस चीज़ में असफल रहा, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में भी क्या रहा, वो असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, अगर वो कुछ कर सका तो वो क्या काम है, इज टू टीच देम, वो उन्हें सिखा सका, वॉट ही नोज, जो कि वो जानता था, क्या, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, है ना, चूड़ियां बनाने की कला। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, अब मुकेश की दादी कहती हैं, है ना, कि यह उसके कर्म में है, इसके भाग्य में है ना, अर्थात अपने बेटे के लिए कहती है वो, मुकेश के फादर के लिए कहती है, क्योंकि मुकेश की दादी है वो। अच्छा देखो, अब पहले क्या कहा था कि वो महिला की इंचार्ज है, 3 मेल मेंबर्स की इंचार्ज है
ना। तो दादी का नाम नहीं लिया ना, तो हो सकता है दादी का नाम लेना लेखिका पहले भूल गई, या हो सकता है कि उसके चाचा वगैरह पास में रहते हो, उनके पास रहती हो और लेखिका आई तो उनको देख के वो भी आ गई हो वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, ऐसे समझ लो आप, है ना। तो वो दादी कहती है मुकेश की कि यही इसके भाग्य में लिखा हुआ था, मुकेश के फादर के लिए बोल रही है ना। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, और उस दादी ने अपने खुद के पति को देखा था, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, है ना, कि ये जो चूड़ियाँ बनाते समय जो ग्लास होती है इस पर कुछ पॉलिश करनी पड़ती है शाइनिंग करने के लिए, और वो डस्ट क्या होती है, उड़ती है, वो आंखों में जाती है, जिससे आदमी क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, अब वो दादी कह रही है कि क्या ईश्वर के द्वारा दिया गया ये जो व्यवसाय है, क्या हम इसे छोड़ सकते हैं। लीनिएज का मतलब जो परंपरा चलती आ रही है ना, क्या हम इसे छोड़ सकते हैं। सी इम्प्लाइज, अर्थात वो ये कहना चाह रही है कि ये जो हमें व्यवसाय है ये ईश्वर ने दिया है, हमें परंपरा के रूप में दिया है, इसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, उनका जन्म चूड़ी बनाने वालों की जाति में हुआ है। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बेंगल्स, किसके सिवाय, चूड़ियों के सिवाय। इन द हाउस, घर में चूड़ियां देखी। इन द यार्ड, है ना, जो आंगन है उसमें चूड़ियां देखी। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में चूड़ियां देखी हैं। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे घर के जो दालान होता है ना, उसमें। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली में उन्होंने चूड़ियां देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के गोल गोल, है ना, जैसे उनको इस तरह से लगा देते हैं, है ना, जैसे यूं ऐसे इस तरह से, ठीक है ना, और इनको एक धागे में बांध देते हैं इस तरह से, है ना। तो स्पाइरल होती है ना, स्पाइरल बैंडिंग कराते हैं अपन, तो वही है, ठीक है ना, गोल गोल घेरे। और सनी गोल्ड, अब वो कलर क्या है उनके, चमकते हुए सोने जैसे कलर। पैडी ग्रीन, चावल के खेत जैसे होते हैं वैसे ग्रीन चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू कलर की चूड़ियाँ, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, है ना। जिस प्रकार से रेनबो के 7 कलर होते हैं, उसी प्रकार के 7 रंगों की विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ पूरे हर घर में, हर घर के आंगन में, हर गली में, और यहाँ तक फिरोजाबाद के पूरे गली जो हैं, गली मोहल्ले, सब जगह आपको जहाँ देखोगे वहाँ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नज़र में आएंगी। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, तो ये चूड़ियाँ ढेरों के रूप में पड़ी हुई हैं। अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड का मतलब होता है, एक तो होता है अच्छी तरह से व्यवस्थित, और एक होता है अनकेम्प्ड मतलब जिसकी अच्छी तरह से कोई देखभाल नहीं हुई हो। ऐसे आंगन, है ना, टूटे फूटे आंगनों में आपको ढेर मिल जाएंगे। आर पाइल्ड अप, और उनको ढेर बनाकर किस में ले जाते हैं वो, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, है ना, 4 पहिए की हाथगाड़ी में उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं वो। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, और वो धक्का मार के कौन ले जाता है उनको, हाथगाड़ियों को, हाथगाड़ी होती है ना, जैसे ठेला समझ लो, है ना। यंग मैन जो हैं वो, है ना, नवयुवक जो हैं वो ले जाते हैं उनको धक्का मार के सकड़ी गलियों में ऑफ द शैंटी टाउन, है ना, इस फिरोजाबाद के बेढंग से बने हुए, शैंटी का मतलब है ना, क्रूडली बिल्ट, है ना, कोई ढंग से इसकी बसावट नहीं हुई हो। अब जैसे अपना जयपुर है तो इसमें जैसे ये क्या नाम है, JLN मार्ग है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, कितनी चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ उसके लेन है, तो ये प्रॉपर वे में बनी हुई है ना। और कई जगह आपने देखा होगा छोटी छोटी गलियां होती हैं, कभी किधर मुड़ जाती हैं, कभी किधर मुड़ जाती हैं, और आगे जाके बंद भी हो जाती हैं, है ना, कोई नियम कानून उनमें नहीं होते। तो वो कैसा, इस तरह के जो गली मोहल्ले और कॉलोनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, शैंटी होती हैं, है ना, लोग। और इतनी छोट सकड़ी गलियाँ होती हैं कि अगर एक वाहन घुस गया तो दूसरा फंस ही जाएगा उसमें, निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब किसकी निशानी है, शैंटी टाउन की निशानी है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरी झोंपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। अब ये लेखिका कह रही हैं कि इन अंधेरी झोंपड़ियों में, है ना,
लाइन लगा के, है ना। और वो एक्चुअली में क्या होता है, एक विशेष प्रकार के बर्नर होते हैं, है ना, ऑयल बर्नर्स होते हैं। तो वो उस बर्नर में से क्या निकलती है, ज्वाला निकलती रहती है, फ्लेम निकलती रहती है। और फिर उस बर्नर की उस फ्लेम में इन चूड़ियों को क्या करते हैं, गर्म करके और इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, गोल इनको शेप दी जाती है ना। तो नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, है ना। फ्लिकरिंग का मतलब, है ना, कभी तेज हो जाती है उनकी लौ, कभी कम हो जाती है ना। उनके फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स की जो ज्वाला लगी हुई हैं, है ना, उनके आगे कौन बैठे हुए हैं, लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपनी मम्मी अपने फादर मदर्स के साथ में। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो इस रंगीन कांच के टुकड़ों को क्या कर रहे होते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, है ना, गोल गोल चूड़ियों में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, है ना। अब इस मध्यम रोशनी वाले, है ना, झोंपड़ियों में जहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, चूड़ियों को बनाने का काम हो रहा है ना, तो वहाँ अंधेरा रहता है उनमें, यानी नेचुरल लाइट तो होती नहीं है, प्राकृतिक जो सूरज की रोशनी है वो तो आती नहीं है। और आर्टिफिशियल जो लाइट होती है बिजली की, वो भी वो लोग क्या रखते हैं, बहुत कम मात्रा में रखते हैं, है ना। वो बस जो उसका प्रकाश होता है, जो फ्लेम होती है जोड़ने वाली, उसी से ही वो काम चलाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी आंखों की रोशनी गायब हो जाती है ना। तो लेखिका कह रही है कि उन लोगों की, उन बच्चों की और उनके जो मदर फादर हैं, उन सब की आंखें जो हैं वो बजाय बाहर की जो रोशनी है उसके बजाय वो अंधेरे में रहने की क्या हो गई हैं, ज़्यादा आदी हो गई हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। यही कारण है कि यौवनावस्था आने से पहले पहले उन लड़के लड़कियों की आई साइट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है या वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक नवयुवती है, एक यंग गर्ल है, नवयुवती मान लो, है ना, या लड़की मान लो जो हो 15-16 साल की, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। सविता एक यंग गर्ल है, इन ड्रैब पिंक ड्रेस, और उसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी जो ड्रैब हो चुकी है, ड्रैब का मतलब फेड हो गई है, कलरलेस हो गई है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कि ग्लास के टुकड़ों को क्या कर रही है, सोल्डर कर रही है। सोल्डर किसको बोलते हैं, जोड़ने को बोलते हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, है ना, जैसे चिमटा होता है ना, तो ऐसे मशीन जो होती हैं उनमें 2 चिमटे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, वो चिमटे इस तरह सिमटते हैं, फिर खुलते हैं, तो वो चीज़ों को पकड़ते रहते हैं, ऐसे पकड़ लिया फिर जाके दूसरी जगह डाल दिया, फिर पकड़ लिया फिर जाके डाल दिया, तो इसको टोंग्स बोलते हैं, मशीन के टोंग्स। तो एक तरह से जिस तरह से मशीन के टोंग्स ऑटोमेटिक चलते हैं, ऐसे ही उस बच्ची के हाथ भी कैसे चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, ठीक है ना। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल सी हेल्प्स मेक, है ना, कि ये जो चूड़ियाँ बना रही है या चूड़ियाँ बनाने में जो ये मदद कर रही है बच्ची, क्या इसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ पता है, क्योंकि चूड़ियाँ जो होती हैं वो किसका प्रतीक होती हैं, सुहाग का प्रतीक होती हैं। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये जो चूड़ियाँ हैं ये किसका प्रतीक हैं, भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक हैं। ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता का प्रतीक हैं इन मैरिज, शादी में। इट विल डान ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन उसके साथ भी ऐसा होगा। डान का मतलब ऐसे सूर्योदय होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि एक दिन उसके साथ भी ऐसा आप बन पड़ेगा कि व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड व्हील, कि उसको भी किस में समेट दिया जाएगा, एक लाल रंग के चूनर में उसे समेट दिया जाएगा, है ना, अर्थात शादी पे उसको लाल रंग की चूनर पहना दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड विद रेड हिना, है ना, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों पे लाल लाल मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स, और लाल रंग की चूड़ियाँ उसे पहना दी जाएंगी। रोल्ड ऑन टू हर वेस्ट रिस्ट्स, है ना, उसकी कलाइयों तक, ऊपर कलाइयों तक उसको लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम
उसी की तरह जैसे कि उसके बगल में जो वृद्ध महिला है वो भी एक दिन क्या थी, एक बहू थी, है ना, एक ब्राइड बनी थी, वो भी एक दुल्हन थी किसी दिन, है ना। मैनी ईयर्स एगो, काफ़ी वर्षों पहले, जिस प्रकार से ये जो वृद्ध महिला है जिसके पास वो बैठी हुई है सविता, है ना, तो ये वृद्ध महिला भी काफ़ी समय पहले क्या थी, एक दुल्हन थी। सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, है ना, उस वृद्ध महिला की कलाइयों पे अभी भी क्या है, चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, देखो बेटा कितनी दर्द भरी कहानी है कि अभी उसके कलाइयों पे उसने चूड़ियाँ जरूर पहन रखी हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों की रोशनी जा चुकी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, है ना, और वो महिला क्या कहती है कि एक टाइम भी हमने शेर भर, शेर 1 किलो को बोलते हैं, है ना, और 1 किलो का अर्थ क्या है यहाँ पे, भरपेट, कि वो कह रही है कि एक वक्त हमने भरपेट खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में जिसमें कोई उत्साह, खुशी, आनंद नहीं है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, इसका इंग्लिश में ये बता दिया कि उसने अपने पूरे जीवन काल में, एंटायर लाइफ टाइम में एक फुल मील, है ना, एक वक्त का पूरा भोजन भी उसने एंजॉय नहीं किया है। दैट इज वॉट सी हैज रीप्ड, बस यही चीज है जो उसने कमाई है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसका पति जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी क्या हो रही है, एक दाढ़ी लटक रही है, वो बोलता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, मुझे तो चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं बस सिर्फ एक काम कर सका हूँ, मैं अपने परिवार के लिए मैंने क्या बना दिया है, एक घर बना दिया है जिसमें कि वो लोग रह सकें। हियरिंग हिम One wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime, कोई व्यक्ति सोच सकता है ना कि ये जो फिरोजाबाद है, ये जो हटमेंट्स की बात हो रही है, जिन झोंपड़ियों की बात हो रही है, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन काल में अपने लिए घर नहीं बना पाते हैं, और ये व्यक्ति कह रहा है कि बस मैं अपने जीवन काल में एक काम कर सका हूँ कि अपना घर बना लिया मैंने, तो उसके लिए ये क्या है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो हियरिंग हिम, इस बात को सुन के कोई व्यक्ति को आश्चर्य हो सकता है या सोच सकता है वो, है ना, कि इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड, कि उसने वो चीज़ प्राप्त कर ली है जिसे कि अन्य अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाते हैं। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पे क्या है, एक छत है, अर्थात उसके पास अपना एक घर है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home, है ना, तो हर घर की यही कहानी है, हर घर का यही रोना है। The cry is not having money to do anything except carry on, है ना, कि हर तरफ ये रोना है कि उनके पास पैसा ही नहीं है कुछ अन्य काम करने के लिए, है ना, सिर्फ वो एक काम कर सकते हैं और वो क्या है, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि ये जो चूड़ी बनाने का जो व्यवसाय है इसी को वो जारी रख सकते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, है ना, और इससे क्या है, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन भी खाने को नहीं मिल पाता इस व्यवसाय से। रिंग्स इन एवरी होम, यही घर घर की कहानी है। द यंग मैन इको द लेमेंट, जो नवयुवक हैं, है ना, वो भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं। लेमेंट का मतलब होता है रोना रोना, है ना, पछतावा करना, और इको का मतलब उनकी भी यही सेम आवाज़ निकलती है, प्रतिध्वनि निकलती है ना, ऑफ देयर एल्डर्स, यानी जो बात उनके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं वही बात नवयुवक भी बोलते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, इस समय के साथ बहुत कम चीज़ों में बदलाव हुआ है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद में समय के साथ जितना बदलाव होना चाहिए उतना बदलाव नहीं हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, है ना, टॉयल का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में किया गया श्रम। माइंड नंबिंग का मतलब क्या होता है, यानी जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करता है, अत्यधिक मात्रा में फिजिकल लेबर करता है और उन परिस्थितियों में करता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं, तो फिर उस व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता है वो बहुत जल्दी डिक्लाइन होने लग जाती है।
है ना। यानी वो ऐसा समझो बेटा कि जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं वो बेचारे, है ना, 50 वर्ष होते होते, है ना, 45-50 वर्ष के होते होते ही वो बहुत ज़्यादा क्या लगने लग जाते हैं, बूढ़े और बुजुर्ग लगने लग जाते हैं, है ना। लेकिन जिन लोगों के पास अच्छा खाना पीना होता है, अच्छा पैसा होता है, वो 60-70 वर्ष तक भी कैसे लगते हैं, फिट लगते हैं। तो न्यूट्रिशन का, रहने की स्थितियों का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग का मतलब कि मस्तिष्क को क्या कर देता है, नंब कर देता है, मस्तिष्क के सोचने समझने की शक्ति को क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। ऐसा शारीरिक श्रम हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, है ना। ये ऐसा कठोर परिश्रम जिससे कि मन मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है ना। इस चीज़ ने जो उनकी ड्रीम करने की एबिलिटी है, उन नवयुवकों की जो सपने देखने की जो या सोचने की जो क्षमता है और जो इनिशिएटिव लेने की, है ना, कुछ अलग करने की जो उनकी विचार है, उसको इन्होंने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men, है ना। अब ये जो लेखिका हैं ये पूछ रही हैं, कह रही हैं, एक लड़कों के समूह से कह रही हैं वो कि तुम लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक सहकारी संस्था, है ना, जहाँ सब मिलके काम करते हैं, एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं वो, है ना। तो उस लेखिका कह रही हैं कि तुम सब लोग एक कोऑपरेटिव के रूप में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते हो अपने आप को, है ना। Who have fallen into the vicious circle of middlemen, उन लड़कों से कह रही हैं वो, उन नवयुवकों से कह रही हैं जो एक विशियस सर्कल, है ना, मिडलमैन का मतलब बिचौलिए, who trapped their fathers and forefathers, है ना। अब होता क्या है, देखो बेटा, कि इन ये जो इस प्रकार के जो श्रम करने वाले लोग होते हैं, है ना, उनको अब जैसे वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमको तो बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का ही खाना मिलता है ना, ठीक है। अच्छा, अब माना इनको कोई शादी करनी हुई, है ना, या कोई घर में डेथ हो गई, तो शादी में भी खूब सारा पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है। और जो माना कोई डेथ हो गई तो मृत्यु भोज वगैरह करते हैं, उसमें खूब सारा पैसा खर्च होता है ना। भात जामने जो होते हैं उनमें पैसा खर्च होता है। तो ये उस पैसे को कहाँ से लेते हैं बताओ, उधार लेते हैं किसी से, है ना। और वो उधार किन से लेते हैं, जो साहूकार होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं। और वो क्या रखते हैं, बहुत ऊंची ब्याज दर रखते हैं, और वो ब्याज दर इतनी ज़्यादा होती है कि वो चुक ही नहीं पाती है। जिंदगी भर बेचारे ब्याज देते ही देते वो निकल जाती है, और उनका जो मूल है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है ना। जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उन्होंने शुरुआत में जो कर्जा लिया था वो तो वैसा ही वैसा बना रहता है, बस वो ब्याज ही चुकाते उनकी जिंदगी निकल जाती है ना। तो लेखिका कह रही है उनसे कि भाई तुम लोग खुद सहकारी संस्था क्यों नहीं बना लेते हो, उससे तुम्हें क्या होगा, सरकार से लोन भी मिलेगा, ठीक है ना, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भी जगेगा, ठीक है ना। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, है ना। उन नवयुवकों से कह रही हैं जो एक चक्र में, एक भंवर में फंस गए हैं, किसके, बिचौलियों के एक भंवर में फंस गए, जाल में फंस गए हैं, किनकी तरह, अपने फादर्स और फोर फादर्स की तरह, अपने बुजुर्गों की, अपने जो वो हैं उनकी तरह ये भी किस में फंस गए हैं, एक विशियस सर्कल में फंस गए, उनके एक जाल में फंस गए हैं। Even if we get organized, we are ones who will be hauled up, है ना। अब वो बच्चे कह रहे हैं, वो लड़के कह रहे हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपने आप को तो we are the ones who will be hauled up by the police, तो पुलिस हमको घसीट के ले जाएगी। अगर हम सब लोग क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तो पुलिस हमको क्या कर ले जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, घसीट के ले जाएगी, बीटन, मारेगी हमें, एंड ड्रैग्ड टू द जेल, और हमें जेल में बंद कर देगी। अब इससे पता चल रहा है कि उन लोगों के अंदर आत्मविश्वास नाम की कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, बड़ा इलीगल काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसलिए पुलिस हमको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। देसे वो ऐसा कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमोंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति उनके मध्य नहीं है जो उनको नेतृत्व कर सके, उनको नेतृत्व प्रदान कर सके। नो वन हु कुड हेल्प देम, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो चीज़ों को अलग प्रकार से सोच सके, देख सके और उनको दिशा
प्रदान कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, है ना। तो जिस तरह से वो खुद थके हुए हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, वैसे ही उनके फादर्स भी थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, है ना, वो एंडलेसली, है ना, बिना किसी बात को ख़त्म किए हुए, बस लगातार इस तरह से, है ना, वो बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, है ना। और ये जो जाल है ये कैसा है, एक तरह से ये साइकिल है ना, इस तरह से एक चक्र है। और वो चक्र किस किस का है, वो चक्र है पॉवर्टी, है ना, यहाँ पॉवर्टी हो गई, और अपैथी, पॉवर्टी आपको पता है गरीबी, अपैथी का मतलब उदासीनता, है ना, और ग्रीड लालच, है ना, और इनजस्टिस और फिर अन्याय। तो इस तरह से एक इस जाल, इस भंवर में वो फंसे हुए हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, जब लेखिका उनसे वार्तालाप कर रही हैं, उनकी बातें सुन रही हैं, तो उन्हें दो संसार दिखाई दे रहे हैं, दो भिन्न भिन्न संसार लेखिका को नजर आ रहे हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो उन लोगों का परिवार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो इस गरीबी के जाल में, वेब का मतलब क्या होता है, जाल जैसे वो होती है ना, क्या नाम है, मकड़ी जाल बना लेती है तो उसको वेब बोलते हैं, है ना। ऐसे ही ये जो अपना इंटरनेट होता है ना, इसको www वर्ल्ड वाइड वेब, तो वेब यानी जाल। तो एक तो लेखिका कह रही है कि एक तरफ तो वो परिवार हैं जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और वो किस बोझ के तले दबे हुए हैं, अपनी जो जाति है उसके स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब एक तरह से कलंक होता है ना, कि निम्न जातियों में जन्म लेने के एक कलंक से भी क्या है, वो दबे हुए हैं। हालांकि अब आज के ज़माने में कोई नीची ऊंची जाति नहीं होती है ना, लोगों के अंदर शिक्षा का प्रसार हो रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना कम हो रही हैं। विच दे आर बॉर्न, जिसमें कि उनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। द अदर ए विशियस सर्कल, है ना। तो लेखिका कह रही है कि एक तरफ तो ये वाला संसार है, उन लोगों का संसार है जो इस गरीबी के चक्र में, भंवर में फंसे हुए हैं, है ना, और द अदर, और दूसरी ओर एक वो संसार है ना, जो एक विशियस साइकिल है ना, एक वैसा, विशियस का मतलब होता है जो निर्दयी है, कैसा है, एक निर्दयी संसार है, क्रूअल है, ठीक है ना, एक निर्दयी संसार है। ऑफ साहूकार्स, किनका, साहूकारों का, द मिडिल मैन, बिचौलियों का, है ना। तो वो दूसरा जो निर्दयी संसार है वो किनका है बताओ, साहूकारों का है, बिचौलियों का है, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का है, द ब्यूरोक्रेट्स, जो प्रशासक हैं, है ना, उनका है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका है, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेता हैं। तो लेखिका ने दो संसार हमें बता दिए कि एक तो उन लोगों का जो इस गरीबी के चक्र में फंसे हुए हैं और चूड़ियां बनाने को मजबूर हैं, ठीक है ना, और दूसरा इन लोगों का संसार हो गया, कौन है वो लोग, जिसमें निर्दयी लोग हैं, जिनको साहूकार कहा गया है, बिचौलिए, पुलिसमैन, कानून के रखवाले, प्रशासक जो लोग होते हैं वो, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स में कौन आते हैं, जैसे जिला कलेक्टर, है ना, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रशासन, यानी जो प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के पास होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, है ना। अब इन सब लोगों ने, कौन से वाले, जो सेकंड वाले हैं, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन और ये जो लोग हैं, इन्होंने मिलके, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इन सब लोगों ने मिलकर बच्चों के ऊपर बोझ लाद दिया है, एक बैगेज थमा दिया है उनके ऊपर, उनकी पीठ पर एक भार लाद दिया है, किसका, बाल श्रम का, है ना, शोषण का, मजदूरी का, है ना, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे कि वो बच्चा अपने कंधे से नीचे नहीं उतार सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक उस बच्चे को पता चलता है कि मेरी पीठ पे बोझ लदा हुआ है, तब तक ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, तो वो जिस प्रकार से उसके बुजुर्गों ने, उसके पुरखों ने इसको स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार से वो भी इसे स्वीकार कर लेता है।
टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग हटके करना एक तरह से डेयर करने जैसा है ना, हिमाकत करने जैसा है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ये जो डेयर करना है ये उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सीखा ही नहीं, उसने किसी को देखा ही नहीं डेयर करते हुए। डेयर करने का मतलब क्या होता है, जो एक स्थापित परंपरा है उसके विपरीत चलना, है ना, जो एक शोषण की परंपरा है उससे अलग चलना। When a sense a flash of it, when I sense, जब मैंने देखा, ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, मुकेश के अंदर इसका एक छोटी सी चिंगारी देखी, क्योंकि उसने क्या कहा था बताओ शुरुआत की मुलाकात में कि आई वांट टू ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो इसका मतलब वो बेंगल मेकर्स से अलग हटके कुछ काम करना चाहता है। तो लेखिका कह रही है कि जब मैंने मुकेश के अंदर इस चीज की एक सेंस, एक चमक देखी, एक चिंगारी देखी, आई एम चीयर, तो मुझे खुशी हुई। आई वॉन्ट टू ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, फिर दोबारा वो कहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज, वह एक गैराज में जाएगा, एंड लर्न, और काम सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वो अपने उसके घर से क्या है, बहुत दूर है। फिर भी वो क्या कहता है, आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, वह जोर देकर कहता है कि कोई बात नहीं, दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पैदल चल के वहाँ पे जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, है ना। अब वो कार चलाने की, कार के गैराज में काम करने की ड्रीम कर रहा है। तो लेखिका कह रही हैं, क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तो अचानक से वो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर देखते हुए। इन हिज स्मॉल मरमर, है ना, अपनी हल्की सी बुदबुदाहट में, हल्की सी वो बोल रहा है मुंह से। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, है ना, एक क्या है, थोड़ी सी शर्मिंदगी है ना, एक थोड़ी सी झिझक है। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि अभी किस में नहीं बदली है, पछतावे में नहीं बदली है। यानी उसको कहने का मतलब ये है कि वो तो किस में संतुष्ट है कि भाई मैं तो मोटर मैकेनिक ही बन जाऊं, है ना। अब लेखिका ने क्या कहा कि तुम क्या नहीं बनना क्या तुम फ्लाइट प्लेन उड़ाना चाहोगे, पायलट बनना चाहोगे। तो वो कहता है नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो पायलट नहीं बन सकता, इस बात से उसे कोई ज़्यादा दुख नहीं है, पछतावा उसे नहीं, उसे कोई रिग्रेट नहीं है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो तो अपने जो कार्स का ड्रीम है ना, इसी में ही वो संतोष है, उसे कंटेंट है, संतोष है उसे। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, क्योंकि कारों को तो वो रोज देखता रहता है ना, कारों को तो सड़क पे चलते हुए तेज स्पीड में, हर्टलिंग डाउन का मतलब क्या होता है, तेज स्पीड में कारों को चलता हुआ तो वो रोज देखता है ना। जबकि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, है ना, जबकि फिरोजाबाद के शहर के ऊपर आसमान में तो कभी कभार ही एरोप्लेन आते हैं, जबकि कारों को तो क्या है, वो रोज देखता है। ठीक है बच्चों, तो 10वीं केम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है बेटा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और खुश रहें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।